नमस्कार दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। देखिए, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण कॉपी डिस्कस करने जा रही हूँ। ये कॉपी है मेरी बिहार पीएससी की मेंस की कॉपी है फ्रेंड्स। बिहार पीएससी में क्या होता है कि आप अगर मेंस का एग्ज़ाम लिख के आते हैं तो अनचेक्ड कॉपी आपकी अपलोड कर दी जाती है वेबसाइट पे, ताकि आप देख सकें कि क्या ये आप ही की कॉपी है और जो आपने लिखा था आंसर एज इट इज़ वो है या नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद यही चेक्ड कॉपी, मतलब जैसे कि अभी अनचेक्ड कॉपी अपलोडेड है, फिर यही फाइनल रिजल्ट के बाद ना चेक्ड कॉपी मुझे मार्क्स के साथ ही जो है मुझे अपने ही साइट पे, मतलब मैं ऑनलाइन जो मेरा अकाउंट है वहाँ जा करके मैं इसे देख सकती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसी व्यवस्था बहुत सारे पीएससी में है, तो आपके लिए कुछ नया भी होगा। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो ऐसा है दोस्तों। तो आप सेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार पीएससी की कॉपी है मेरी और 2025 की कॉपी है, इसलिए हो सकता है कि ये जो है क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और काम भी आ सकते हैं। मुझे लगा कि सिर्फ क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं जैसे मैंने यूपी पीसीएस का किया था, उससे अच्छा मैं अपनी लिखी हुई कॉपी डिस्कस कर लेती हूँ। तो ये है बीपीएससी 2025 की अनचेक्ड कॉपी। ठीक है, अनचेक्ड कॉपी है। ये वाला जो हिस्सा है कुछ फ्रेंड्स, सेक्शन थर्ड, वो हमारा जो यहाँ का पेपर 4 होता है, पेपर 4 पार्ट 3 जिसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस या फिर साइंस टेक, उससे रिलेटेड है। और आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया है, और हो सकता है कि इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ भी मिल पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स। व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आंसर जो अटेम्प्ट किया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कृषि उत्पादकता एवं खाद्य संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान है। भारत के बजट 2025-26 में, देखिए बजट का मैंने उल्लेख किया है कि भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी खर्च पर कितना अधिक बजट प्राप्त हुआ था। फिर कृषि उत्पादकता एवं खाद्य संरक्षण को बताया है मैंने कि कहाँ कहाँ वो योगदान दे सकता है। तो मृदा प्रबंधन भी दे सकता है, सॉइल हेल्थ टेस्ट जैसे हम करते हैं, मतलब सॉइल को समृद्ध करने में। फिर पोषण स्तर पूर्वानुमान, इसी अनुसार जैसे खाद उर्वरक ये सब की व्यवस्था करना, तो इसमें हो सकता है। फिर देखिए, कृषि उत्पादकता एवं खाद्य संरक्षण वही वाला उसी को मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ पे भी, कि सूखा प्रतिरोधी बीज होते हैं, कीट प्रतिरोधी फसलों का विकास होता है, जीएम मॉडिफाइड फसल का उत्पादन हम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है बीटी कॉटन, बीटी सरसों, गोल्डन राइस, है ना। ई नाम मतलब कि ये जो हम इसको कनेक्ट करते हैं उससे, बाजार से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से ये और इसमें हेल्प कर सकता है। फिर ड्रोन देखिए, मैंने नमो दीदी योजना बताया, कीटनाशक का छिड़काव, बुआई और खाद उर्वरकों को पहुंचाने में ये हेल्प करता है। नीम कोटेड यूरिया। फिर खाद्य संरक्षण में देखिए, नैनो पैकेजिंग का लाभ बताया है कि अगर आगे देखते हैं साइंस टेक का, तो नैनो पैकेजिंग में लाभ होता है प्रतिरक्षण हेतु। खाद्य परिरक्षण सामग्री का उपयोग होता है, अधिक लाइफ बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत कम। बिहार पीएससी में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब मुश्किल से अगर आपको 3 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देर करेंगे तो आपके बाकी सेक्शंस जो है वो छूट जाएंगे। चूँकि मैथमेटिक्स का भी इसमें एक पोर्शन होता है, तो काफ़ी लेंथी पेपर होता है, तो आपको राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ अटेम्प्ट किया है और आगे बढ़ा है, ऐसा टाइप का है। ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों को लिखिए और बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। तो मैंने साइबर क्राइम के बारे में पहले बता दिया थोड़ा सा, कि वर्तमान में साइबर आधारित जो अवैध अनुक्रियाएं, कार्यकलाप जो किसी व्यक्ति की संस्था, सिस्टम, शासन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो हैं। फिर प्रकार मैंने बताया, जैसे फिशिंग मतलब कि जैसे होता है ना कि आप जीत गए हैं, लॉटरी वाला, आप जीत गए हैं इतने करोड़ रुपए, इस लिंक पर क्लिक करिए और आप पाइए। ठीक है, उस तरह का। तो फिशिंग हो गया, साइबर धोखाधड़ी हो गया, डेटा का दुष्प्रयोग होता है, आपका आधार, आपका अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल लेकर के आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बैंकों से पैसा निकालना, डिजिटल अरेस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। फिर इसको कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है। चूँकि ये पोर्शन अप्लाइड साइंस का है दोस्तों, साइंस टेक का प्रयोग कैसे किया जाए वो है, तो इसमें योगदान कैसे हो सकता है। तो सुरक्षा और पासवर्ड का प्रयोग करके मैंने बताया है कि पासवर्ड को अपडेट किया जा सकता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर अलर्ट रहें। फिर एंटीवायरस के बारे में बताया है, एंटी मालवेयर के बारे में बताया है, असुरक्षित लेन देन और
लिंक को रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग, और कंप्यूटर पर आधारित जो कैप्चा होता है उससे मोबाइल की सुरक्षा, गलत लेन देन पर ग्राहक को तत्काल सूचना और गोपनीयता की सुरक्षा कराना, ये सब मैंने फिर उपाय बता दिए हैं। वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइंस टेक का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। फिर देखिए यहाँ अगला पूछा है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर के ट्रेन, हवाई टिकट बुक कराने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इस कथन का औचित्य सिद्ध करिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट किया है, आग व बिजली की खोज जितनी ही महत्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज हो चुकी है। मतलब ये बताया मैंने कि एआई जो है ना, एआई जो है वो एक आश्चर्य है और एक क्रांति से कम नहीं है। मतलब जिस प्रकार से आग की खोज, बिजली की खोज, ये सब क्रांति लेकर के आई थी, उसी प्रकार से जो एआई की खोज है वो भी एक क्रांति से कम नहीं है। इसका प्रयोग आप भी कहीं पे कर सकते हैं। एआई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इसे हम डाल सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, इलाज से लेकर के हवाई टिकट बुक कराने तक सभी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, ये मैंने बताया है। फिर कोविड-19 के समय को अगर याद करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन चलता रहा। मतलब वर्क फ्रॉम होम चलता रहा, हमने बंद नहीं किया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये बंद हो जाता। तो इसने जीवंतता को, रोजगार को थमने नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ पे बता दिया विभिन्न क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका अदा करती है, तो एक ऐसे गोला बना दिया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में बता दिया एक एग्जाम्पल, दृष्टि ऐप, ई क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता दिया टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी ऐप, और रोगों की पहचान करके निदान करना। फिर यूपीआई और पेटीएम, फिनटेक बता दिया मैंने। देखिए फिनटेक अपने आप में एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है। तो फिनटेक में बता दिया कि यूपीआई, पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ये सब। फिर पर्यावरण, जैव फसलें, जैव प्रदूषण को कम करने के लिए। फिर रक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सैन्य सुरक्षा, हथियार प्रबंधन, सीमा सुरक्षा में एआई का प्रयोग हो रहा है। कृषि में देखिए ई नाम, ड्रोन का प्रयोग, सूखा प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी फसल इसमें हेल्प करता है। ऐसा मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया है कि एआई का प्रयोग हम किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। फिर समग्रतः देखा जाए तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है। बीपीएससी में एक प्रॉपर बॉडी होती है। देखिए इंट्रोडक्शन की, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। यहाँ पे तो कंक्लूड किया मैंने कि समग्रतः देखा जाए कि असाध्य रोगों के इलाज से लेकर के हवाई टिकट को बुक कराने तक और मूवी के टिकट तक की जो कुल मतलब वो होती है, उसमें जीवन के सभी आयाम में विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे करके मैंने इसको फिर एंड किया है। ठीक है, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे क्वेश्चंस में सिर्फ 15 मार्क्स में, 8 मार्क्स में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। फिर देखिए वर्णन करिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक साइंस में कैसे योगदान कर रही है। तो पहले मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता दिया है। जो मैंने आप लोग को क्लास लिया है वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। चूँकि इसको मुझे हेल्थ से जोड़ना था, टाइम कम था और जगह भी भरना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से फिर यहाँ पे चार्ट जैसा बना दिया कि बाल, नाखून, शरीर के अन्य हिस्सों से फिर फॉरेंसिक लैब में संग्रहण किया जाता है। फिर फॉरेंसिक टीम के द्वारा आपराधिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हत्या, अपराध और ब्लड प्रिंट के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। ऐसे करके इसको कंक्लूड कर दिया है। फिर देखिए यह एक क्वेश्चन आया था, स्टेम एजुकेशन, ये अपने आप ही आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेम शिक्षा, स्टेम एजुकेशन। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्टेम शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भारत की युवा जनसंख्या को कुशल कार्यबल में परिवर्तित, चूँकि हम लोग लाइवलीहुड मिशन पे थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कुशल बनाना चाह रहे हैं, कौशल प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टेम शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फुल फॉर्म मैंने सबसे पहले बता दिया कि स्टेम होता क्या है। तो स्टेम मैंने बता दिया कि एस से साइंस होता है, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथ्स होता है। इन सभी प्रकार की शिक्षाओं को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, स्टेम शिक्षा। तो एक मिनट, यहाँ पे बिहार से रिलेटेड ऐड किया था। तो मैंने बता दिया था कि बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली विकसित करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए ये भी बताया कि भारत में कितने प्रतिशत जो है कुशल मतलब कुशल कार्यबल कितना % है, ये आपको यहाँ पे भी बनाना होगा। यूएसए में कितना है और साउथ कोरिया में कितना है। तो 98.5% हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कुशल हैं यहाँ, जबकि इंडिया में 4.5% ही हैं। तो अब इनको कुशल बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना आवश्यक है। जनसांख्यिकी की लाभांश का अधिकतम प्रयोग ज़रूरी है। रोजगार के अवसर में वृद्धि होना जरूरी है। औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास में सहायक होता है और ज्ञान गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आवश्यक है। ऐसा करके इसको कंक्लूड कर दिया है। और फिर बाद में लिख दिया है कि जैसे बिहार मैंने यहाँ लिखा है वैसे हम लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ के विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेम सहायक सिद्ध होगा।
ठीक है। फिर देखिए एक्सप्लेन हाउ द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाई विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ड्रोन तकनीक के बारे में पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे योगदान दे रहा है। तो ड्रोन तकनीक देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित ड्रोन तकनीक वर्तमान में समय की क्रांति है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक है फ्रेंड्स, क्योंकि सीमा सुरक्षा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब इंसान की क्या जनधन की हानि हो सकती है, इसलिए सीमा सुरक्षा में अगर हम ड्रोन का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर जासूसी उपकरण के रूप में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। सीमा पर रक्षा सामग्री को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ खाद्य सामग्री के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, हमला करने वाले बारूद उपकरणों को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। सुरक्षा उपकरणों, मिसाइलों की आवाजाही के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में ड्रोन उपकरणों का भारत व पड़ोसी राज्यों के मध्य जासूसी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। रासायनिक हथियार, बारूद हथियार आदि पहुंचाने में ये सहयोगी होते हैं। तो इस तरीके से ड्रोन का मैंने यहाँ पे उपयोग बता दिया शॉर्ट में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। इसका उल्लेख भी करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार सहायक है। तो सीधे सीधे ये पूछा है कि हमारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और हमारे महत्व को बढ़ाते हैं, मतलब इंडिया का मान कैसे बढ़ाते हैं, इंडिया का रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है। और अंतरिक्ष कृषि मिशन, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में कैसे हेल्पफुल हैं। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से कि 1969 में, आपको याद रखना है, अभी का अभी दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, 1969 में हुई थी। और आज विकास करते हुए 2025 तक एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए दिमाग में आया तो लिख दिया कि पहिए बैलगाड़ी से लेकर के अंतरिक्ष मिशन की यात्रा रही है, क्योंकि मैंने कहीं फोटो देखा था इसरो में जब वो स्टार्ट हुआ था कि एक पहिए वाली बैलगाड़ी थी और उसमें कुछ सामान जा रहा था इसरो से रिलेटेड, और आज हम जो है अंतरिक्ष मिशन की यात्रा तक पहुँच चुके हैं। फिर देखिए आप लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में देवनागरी का ही यूज़ करना है कि इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है इसलिए आपको बता रही हूँ कि स्पेस मिशन और इन इंडिया इज़ नॉट अ लग्जरी बट इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द इंडियंस। मीन्स कि ये कोई लग्जरी नहीं है कि हम अपना इसमें पैसा खर्च करें कि नहीं करें, ठीक है, मिशन में वो हो कि ना हो, बल्कि हमारी नेसेसिटी है। क्यों? देखिए जितने भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान ये अगर नहीं होगा तो कितना सारा खेती का लॉस हो जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी अकाल पड़ जाएगा। आप लोगों को याद है कि 2000 के पहले एक बहुत बड़ा सुनामी आया हुआ था, सुनामी, और कितनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। अभी वैसा हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि नहीं हो पा रहा है। मौसम पूर्वानुमान से हमको पता चल जा रहा है कि कहाँ की मौसम की स्थिति कैसी है, और हम पहले ही बचाव और राहत कार्य करके वहाँ के लोगों को वहाँ से पुनर्वसित कर ले रहे हैं, वहाँ से हटा ले रहे हैं। वहाँ के जो कृषक हैं उनको कम लॉस हो रहा है, फसलों का बचा लिया जा रहा है। तो ये हमारी लग्जरी तो नहीं है, ये नेसेसिटी है, आवश्यकता है हमारी। हमारा अपना जीपीएस हो वो लग्जरी नहीं है, हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब कारगिल वॉर हो रहा था और अमेरिका ने हमको मना कर दिया जीपीएस देने के लिए, यूएसए ने, तो हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो हमें अपना क्या है, इंडिविजुअल जीपीएस विकसित करने की आवश्यकता हुई। आज देखिए हम बहुत सारे जो नाविक वगैरह लॉन्च किए है ना, तो हम स्वदेशी चीज़ों की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने बताया कि विलासिता की वस्तु ना होकर के आवश्यकता की वस्तु है। फिर वैश्विक स्तर पर मिशन का महत्व मैंने बताया कि देखिए हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अन्य देशों का भी लॉन्च करते हैं, चीज़ों को लॉन्च करते हैं। चाइना, यूएसए, रशिया के बाद भारत ने अपना स्थान यहाँ पे सुदृढ़ किया है। ठीक है, सुदृढ़ किया है। फिर महत्व देखिए, महत्व में मैंने ये बताया कि वैश्विक मंच पर भारत अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुका है वैश्विक मंच पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म लेकर ही उभरे हैं। फिर चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला राष्ट्र बन गया था। भविष्य की रक्षा और अनुसंधान खोजों में यह और अधिक सहायक सिद्ध होगा। चंद्रमा का तापमान जो कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अनुमानित था, वह 70 डिग्री सेल्सियस पाएगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। स्पेस मिशन में भारत अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है, ये सब मैंने बताया। ठीक है, जो पढ़ा था वो सब इंक्लूड कर दिया। फिर अंतरिक्ष मिशन की भूमिका क्या है, तो देखिए कृषि में इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि आपको मौसम पूर्वानुमान आप लगा ले रहे हो, पानी बरसेगा कि सूखा आएगा कि चक्रवात आएगा, तो इनसेट की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मृदा का पोषण प्रबंधन करने में सॉइल हेल्थ की आपको जानकारी मिल जाती है। फिर बाजार प्रबंधन, बाजार का रुझान कैसा है, किसकी आवश्यकता है, आपूर्ति श्रृंखला मतलब मांग और आपूर्ति किस प्रकार से चेंज हो रही है। फिर डीडी किसान जैसे चैनल जो है किसान कृषि के लिए हेल्पफुल रहे हैं।
फिर देखिए यहाँ पे एक और चार्ट बना के मैंने बता दिया, ये 36 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भरना था मुझे कम से कम 8 से 10 पेज होंगे, है ना। तो बहुत टाइम कम रहता है, आपको 10 से 12 मिनट में ये पूरा लिखना होता है। मौसम पूर्वानुमान में मैंने एक नीतीश ऐप है बिहार का, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपदा पूर्व चेतावनी के लिए। फिर आपदा के दौरान पुनर्वास में, बाढ़, सूखा, चक्रवात वाले में हेल्प करता है। फिर नेविगेशन सिस्टम नाविक के द्वारा आपदा के दौरान ये हेल्प करता है। शासकीय योजनाओं को आपदा प्रबंधन में प्रयोग करने की तैयारी है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा। फिर देखिए टाउन प्लानिंग, शहरी नियोजन में कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे कि इनसेट है, इंडियन सैटेलाइट है ना, और रीसेट है, इसका आंकड़ों का प्रयोग और प्रबंधन किया जा सकता है। शहरी प्रबंधन, टाउन प्लानिंग में ये हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि सड़क है, रेल है, हवाई अड्डा है, इनके प्रबंधन एवं प्रयोग में सहयोगी हो सकता है। शहर में उद्योग, संचार, परिवहन प्रबंधन में ये उपयोगी है। और नेविगेशन सिस्टम वाला तो है ही नाविक का, है ना। शहरी नियोजन मैंने भूमिका बता दिया, एग्रीकल्चर में बता दिया, आम जीवन में बता दिया। अब मैं ये बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप भी याद कर लीजिएगा कि बजट पर किस प्रकार का खर्च है। तो अब देखिए इस तरह से एक चार्ट बना लिया है मैंने, और इसे क्या कहेंगे हम, बार डायग्राम। भारत का बताया है इसरो कि 1.5 बिलियन डॉलर हम खर्च करते हैं, जबकि यूरोपियन वाला जो है आपका स्पेस एजेंसी, वो 8 बिलियन डॉलर खर्च करता है। CNSA जो चाइना का है वो 12 डॉलर खर्च करता है, और जो USA का नासा है वो 25 बिलियन डॉलर यूज़ करता है। तो 25 बिलियन डॉलर यूज़ करके ये नासा वाले जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इंडिया को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैंने यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक। अच्छा, ये रफ कार्य हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3 साइंस टेक में, अप्लाइड साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स। और चूँकि रिसेंट का पेपर है तो मैंने सोचा 10 मिनट से 12 मिनट का टाइम लगेगा, और एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं, मे बी ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आप कहेंगे तो पॉलिटी का, हिस्ट्री का और भी 1-2 पेपर हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह से मैंने UPPCS का क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कराया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आप लोग मिस करेंगे, ठीक है। उसका 3 पार्ट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, आप ज़रूर देखिए और पढ़िए कि UPPCS में फ़िलहाल के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। उस तरीके से UPSC का देख के जाइए, आपको लग रहा होगा क्या क्या पढ़ें। UPPCS का ज़रूर करिए, मैंने बहुत ईजी वे में बताया है। कुछ भी आप काम करते रहते हैं ना, या आपको नींद आ रही है, या लग रहा है कि अभी टाइम है, तो उसको ऑन करके आप सुनिए, और किस प्रकार से आंसर अटेम्प्ट करने का मैंने बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा, थोड़ा कमेंट करिएगा। क्या मैं इस तरह से पेपर को डिस्कस कर लूँ, मैंने क्या आंसर लिखा है, आप देखना चाहते हैं, या फिर जो हम अपना सीरीज़ जैसा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।